class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Okay, so we have discussed all the things, all the characteristics of plastics. Yes, they are poor conductors, they are non-reactive, and they are light, durable. Yes, now let's come to the last topic of this chapter, and that is plastics and the environment. प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. व्हेन वी गो टू द मार्केट we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. Obviously आप जब मार्केट जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, है ना, तो फिर वो आपको शॉपकीपर आपको किस में देता है? पॉलीथीन बैग्स में और प्लास्टिक्स में देता है. और आप जितना बार भी मार्केट जाओ वो आपको उतना बार प्लास्टिक्स में आप सामान लाओगे. तो इससे क्या होगा कि घर में प्लास्टिक्स जम जाएगा. यस, और फिर अल्टीमेटली एक दिन आता है, फिर आपको वो प्लास्टिक को गार्बेज में फेंकना होता है. बट डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम. ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक का. कैसे? बिकॉज जो प्लास्टिक है ना, आप उसको 100 से 5 साल तक भी वैसे मिट्टी में डाल दो और देखना 100 से 500 साल के बाद वो प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक ही रहेगा, वो मिट्टी में नहीं मिल जाएगा. ये आप ऑलरेडी मीन्स लोअर क्लासेस में आपने पढ़ चुके हो, है ना. और 100 से 500 साल तक तो कोई जीता नहीं है. सो प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है ना, वो एकदम इम्पॉसिबल है ना. सो अब मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज द एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज अंडरलाइन दिस, दैट व्हाट यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल. जो मटेरियल इजीली डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेसेस से, दैट मीन्स बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो वो मटेरियल को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, उसको आप एक काम करना, आप मिट्टी में डाल देना, ठीक है. और फिर आप 1 से 2 वीक के बाद देखना, तो वो जो आप पील्स डाले थे ना, वो आपको नहीं मिलेंगे. अब आप बोलोगे क्यों, वो गायब तो नहीं हो गए? नो, दे आर नॉट इनविजिबल. वो क्या हो जाते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं. और मिट्टी में मिलने के लिए उनको हेल्प कौन करता है? बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करके उसको पूरा मिट्टी में मिला देता है. और फाइनली मिट्टी को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट, ह्यूमस. Okay, so those material which get decomposed by natural processes is known as biodegradable. Clear? और इसका opposite है non biodegradable. Those material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non biodegradable. क्लियर? सो जो मटेरियल को आप जितना साल रख दो वो डिकम्पोज नहीं होता है, उस मटेरियल को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. क्लियर? नाउ लेट अस लुक अबाउट द टेबल. ये टेबल का अब हम डिस्कस कर देंगे तो आपको ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉपिक क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी. सो जो पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, नहीं तो लेफ्ट ओवर जो फूड सब होता है, उसको अगर आप मिट्टी में डालते हो तो देखना 1 से 2 वीक के बाद वो नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन डिकम्पोज. वो डिकम्पोज हो गया होगा. सो इससे हम लोग को क्या कंक्लूड मिल रहा है कि ये पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बायोडिग्रेडेबल. क्लियर? नाउ पेपर भी वही 10 से 30 दिन के बाद आप देखोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन डिकम्पोज. सो पेपर भी बायोडिग्रेडेबल. कॉटन, क्लॉथ, वुड, woolen clothes, these all are coming under the biodegradable material. कुछ समय लगेगा बट फाइनली वो डिकम्पोज हो जाएंगे. बट लेट्स लुक अबाउट दी मेटल कैंस. जो मेटल कैंस होते हैं, टिन, एल्यूमिनियम और भी बहुत से मेटल कैंस होते हैं, उसको आप 100 से 500 साल तक के बाद भी देखोगे ना, तो वो आपको उसी वैसे ही मिलेगा. और 100 से 500 साल तक कोई रहता नहीं है. तो इससे हम लोग को ये कंक्लूड मिल रहा है कि टिन, एल्यूमिनियम और जितने भी मेटल कैंस है वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है. दैट मीन्स वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. सेम वे प्लास्टिक बैग्स को आप जितना भी साल रख दो वो वैसे को वैसे ही रहेगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. क्लियर?
I hope that this table is clear to you. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. तो जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि प्लास्टिक जो है वो बहुत साल तक लगता है उसको डिकम्पोज करने के लिए, फिर भी वो डिकम्पोज नहीं होता है. सो इससे ये क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट का तो ये फ्रेंड नहीं है, ये इन्वायरमेंट के लिए क्या है, दुश्मन है ना. ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी मीन्स अच्छा सामान नहीं है. प्लास्टिक बिल्कुल डिकम्पोज नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. क्लियर. इट कॉजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सी, ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, बट ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा. कैसे? ये पोल्यूशन कॉज करेगा. अब आप बोलोगे कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करेगा. आपके मन में कुछ तो कुछ आइडिया होगा कि कैसे पोल्यूशन कॉज करता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं. बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजीली. सो सिंथेटिक मटेरियल जो हमने देखा था एक एक्टिविटी में, कि आप एक सिंथेटिक मटेरियल को लो और एक नेचुरल मटेरियल को लो, जब आप उसको बर्न करोगे तो आपका डिफरेंट स्मेल आएगा. यस. तो जब आप सिंथेटिक मटेरियल को बर्न करते हो ना, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे बर्न होगा और वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा. जब कोई सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, तब हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. यस. और कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है किन के लिए, प्लांट्स के लिए. बट जो सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न नहीं हो जाते हैं, वो हम लोग को रिटर्न में क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो जो सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न नहीं होंगे, वो हम लोग को रिजल्ट में देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए. बहुत ही हार्मफुल है कार्बन मोनोऑक्साइड. और जो सब्सटेंस इजीली बर्न आउट हो जाएंगे, वो रिटर्न में देता है कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स. ठीक है. सो ये जो प्लास्टिक्स होता है ना, और जितने भी सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी पूरे तरह से वो बर्न नहीं हो जाते, पूरी तरह से वो जल नहीं जाते हैं. ठीक है, वो आधे ही जले रहते हैं. इन दिस प्रोसेसेस इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, कॉजिंग एयर पोल्यूशन. तो जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होंगे, तो वो बहुत ही पॉइजनस मीन्स फ्यूम्स और पॉइजनस मीन्स गैसेस वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रिलीज़ होगा. सो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, वो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा. सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व. फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सिंपली आप प्लास्टिक्स का यूज़ ही बंद कर लो. ठीक है. अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप खुद का अपना एक बैग लेकर जाओ. ठीक है, जिससे कि आप ले आओ. और अगर वो आपको दे रहे हैं इसकी किसी भी सामान को प्लास्टिक्स में, तो आप मना कर लीजिए कि वो प्लास्टिक मेरे को नहीं चाहिए, हम अपना बैग लाए और आप मेरे को उसी में दीजिए. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू, दैट यू टेक योर ओन बैग वाइल यू आर डूइंग मार्केटिंग. ठीक है. प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ करना आप छोड़ ही दो. और अभी प्लास्टिक्स ऑलरेडी बैन भी हो चुका है, ज़्यादातर तो प्लास्टिक यूज नहीं होते हैं. नाउ हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज. तो आप कभी देखो एक गार्बेज डंप जहाँ पर कि एनिमल्स लोग गार्बेज को खाते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow materials like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequences? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomach and can cause of their death. Very important paragraph. कि जब एनिमल्स लोग वो गार्बेज से खाना खाते हैं, तो उनके मीन्स वो क्या करते हैं कि पॉलीथीन और रैपर्स को भी ले लेते हैं. और पॉलीथीन और रैपर्स क्या करेगा कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोक कर जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा. और इससे क्या होता है कि उनके स्टोमैक में कुछ लाइनिंग बन जाता है, और इससे कभी कभी वो एनिमल का डेथ भी हो सकता है. The poly bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too. पहला रीज़न तो ये है कि ये एनिमल्स का डेथ का कॉज है. ठीक है ना. एनिमल्स जब वो गार्बेज से खाना खाएंगे, तो अगर वो पॉलीथीन बैग्स
को स्वैलो कर लिए तो वो जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोक करेगा और इससे उस एनिमल का डेथ होगा. सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप पॉली बैग्स को इधर उधर फेंकते हो तो वो क्या करेगा, ड्रेन्स को भी क्लॉग करेगा. ड्रेन्स आपको पता है, ड्रेन्स को भी क्लॉग करेगा. समटाइम्स वी वेर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड्स और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस. तो जब आप पिकनिक जाते हो कहीं जगह पर, नहीं तो आप पार्क्स जाते हो और आपके पास चिप्स है, बिस्किट्स है, तो आप उसको खा लिए और उसका जो रैपर है आप उसको वहीं फेंक दिए. दिस इज़ नॉट गुड. आप जो खा रहे हो उसको, उसका जो रैपर है आप उसको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. अगर वहाँ पर डस्टबिन नहीं है तो आप उसको ले आइए, जहाँ पर डस्टबिन है वहाँ पर फेंक लीजिए, बट इधर उधर मत फेंकिए. बिकॉज वो क्या करते हैं कि ड्रेन्स को क्लॉगिंग में क्लॉग कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है. ठीक है, शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो. कि आप ये करने से, जब आप प्लास्टिक्स को इधर उधर फेंकते हो तो आप क्या सोचते भी नहीं हो कि ऐसे करने से क्या होगा. As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? जबकि आप एक सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के मुताबिक आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि पब्लिक प्लेसेस क्लीन हो एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक हो. First thing is that do not throw the wrappers of chips and biscuits here and there. Okay, and the second thing is that stop using plastic bags or plastic polythenes. Okay, so these are some measures which you should take to make the public places clean and free of plastic. Clear? नाउ अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. जितना भी आप चाहो उतना ही आप प्लास्टिक्स को अवॉइड करो. मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. हम आपको भी बताए ना कि आप कॉटन का नहीं तो जूट का बैग आप लो जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हो. डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. सी अभी एक ग्रीन बॉक्स निकल रहा है डस्टबिन का और एक ब्लू बॉक्स निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सेपरेटली आपको वेस्ट को डालना है. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक सेपरेट बॉक्स में और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट बॉक्स में, ताकि जब वो डिस्पोज करने जाए तो वो सब मिल ना जाए. ठीक है, और जितने भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ है वो तो आराम से डिकम्पोज हो जाएंगे और जितने नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है वो अलग तरह से सेपरेटली हो जाएंगे. सो आपको सेपरेट वेस्ट, सेपरेट डस्टबिन का यूज़ करना है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फेंकने के लिए. ठीक है, प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स ऑल्सो. कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल भी आप कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its uses, especially for storage of food. तो आप रिसाइकल भी कर सकते हो, है ना. सो रिसाइकल करने से क्या होगा कि जो प्लास्टिक का जो लिमिट है यूज़ करने का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल. वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, प्लीज़ लर्न बाई हार्ट. सो 5R प्रिंसिपल्स को आपको हमेशा के लिए याद रखना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सो व्हाट डू यू मीन बाय 5R? रिड्यूस, रीयूज, recycle, recover and refuse. These are the 5R principle which you should remember. Reduce, reuse, recycle, recover and refuse. ठीक है, डेवलप हैबिट्स विच वेर एनवायरमेंट फ्रेंडली. और आपको कुछ ऐसे हैबिट्स को डेवलप करना है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो. ऐसा हैबिट आप मीन्स डेवलप मत कर लो जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूशन कर रहा है, पल्यूट कर रहा है. वैसे हैबिट को बिल्कुल भी आप डेवलप मत करो, आप उसको प्रैक्टिस मत करो वो हैबिट को. ठीक है, आपको ऐसा हैबिट प्रैक्टिस करना है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो. ठीक है, और भी बहुत कुछ दिया गया है. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड में, नहीं तो वाटर बॉडीज़ में जो नदियाँ वगैरह में बिल्कुल भी आप प्लास्टिक बैग्स को थ्रो मत करो. टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. Try to minimize the use of plastic material. Example, use of steel lunch box instead of a plastic one. जब आप लंच बॉक्स लेते हो तो प्लास्टिक का लेने से बजाय आप स्टील का लो, वो अच्छी बात है. ठीक है, I hope that this much is clear to you, and now I think you have understood the relationship between the plastic and the environment. How plastics are environment, how they are not environment friendly. Yes.
So here we have completed the explanation of this chapter number 3, synthetic fibers and plastics. And I hope that you all have understood this chapter. If you have any doubt, any query, then you are free to ask in the comment section. Okay. In the next video we are going to start the exercises part of this chapter. Okay. Thank you so much, students.